तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश देख रहे थे हम लोग। हमने दो वर्गीकरण देखे थे। हमने कहा था एक वर्गीकरण व्यक्तिगत है जो कि वीसी मिश्रा ने किया था, और राजस्थान को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। सबसे ऊपर उत्तर में नहरी प्रदेश है, पश्चिम में शुष्क प्रदेश है, उसके पास अर्ध शुष्क प्रदेश है, बीच में अरावली प्रदेश है, और पूर्व में पूर्वी कृषि तथा औद्योगिक प्रदेश है, संबल और बीहड़ प्रदेश है, और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश है। इन 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया था। किसने किया था? ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का व्यक्तिगत वर्गीकरण माना जाता है। उसके बाद हमने शुरू किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण। हमने कहा कि सामान्य भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। राजस्थान के सबसे पश्चिम में स्थित है मरुस्थल, जिसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान के बीच में स्थित है अरावली पर्वतमाला, जिसे अरावली पर्वतमाला प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान के पूर्व में स्थित है मैदान, जिसे पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा जाता है। और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है पठार, जिसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार कहा जाता है। ये 4 भौतिक प्रदेश जो है वो राजस्थान के सामान्य वर्गीकरण में देखे जाते हैं। फिर हमने इन सामान्य वर्गीकरण में 4 भौतिक प्रदेशों को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हमने कहा कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 61% है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% करती है। इसका निर्माण या उत्पत्ति किससे हुई है? 33 सागर से। और इसका निर्माण काल क्या रहा है? टर्सरी तथा प्लिस्टोसिन काल। इसके बाद इसके परिचय में कुछ और चीज़ें देखी। हमने कहा कि ये भौतिक प्रदेश है, इसकी जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। उसके बाद हमने कहा कि इस भौतिक प्रदेश की जो ढाल है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इस भौतिक प्रदेश की ढाल है। इस भौतिक प्रदेश को वापस कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल दोनों को बांटने का काम कौन करती है? 25 सेंटीमीटर। राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में कौन बांटती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल। हमने पहले शुरू किया था शुष्क मरुस्थल। हमने कहा कि शुष्क मरुस्थल जो है वो 25 सेंटीमीटर रेखा के किधर स्थित है? पश्चिम में। ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है इसके पश्चिमी भाग में स्थित है कौन सा मरुस्थल? शुष्क मरुस्थल। उसके बाद शुष्क मरुस्थल को भौगोलिक विशेषता और अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पहले हमने शुरू किया था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। हमने कहा कि बालोतरा, पोखरण और फलोदी के बीच का चट्टानी या पथरीला जो मरुस्थल है वो बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये जो चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है इसको और क्या कहा जाता है? अमादा कहा जाता है। ये शुष्क मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? 41.5%। यहाँ पर रेत के टीलों का विकास नहीं हुआ। ये हमने पढ़ा था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। उसके बाद हमने शुरू किया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। हमने कहा कि ये शुष्क मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? 58.5%। यहाँ पर रेत के टीलों का विकास हुआ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेत के टीले पाए जाते हैं, और उन विभिन्न प्रकारों को भी हमने देखा था कि राजस्थान में कौन कौन से पाए जाते हैं। हमने कहा कि जब मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर होता है तो कौन सा बालू का स्तूप बनता है? जब जो मिट्टी का जमाव है अगर पवन की दिशा के समानांतर हो तब बालू का स्तूप बनता है। वो कौन सा होता है? अनुदैर्य। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जैसलमेर में। और मिट्टी का जमाव अगर पवन की दिशा के लंबवत हो तो अनुप्रस्थ, और राजस्थान में अनुप्रस्थ सबसे ज्यादा मिलते हैं बाड़मेर में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकार में हो तो कौन सा बालू का स्तूप बनता है? बरखान। बरखान की अगली विशेषताएं हमने ये देखी थी कि जो पवन के सामने वाले ढाल हैं वो कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं, जबकि पवन के विपरीत ढाल है वो अवतल होते हैं। बरखान की जो चौड़ाई है वो 100 से 200 मीटर मानी जाती है, और औसत ऊंचाई 10 से 20 मीटर माना जाती है। ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, और मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा योगदान इनका है। ये हमने पढ़ा था बरखान में। और राजस्थान में सर्वाधिक हमने कहा था कि शेखावटी में ज्यादा पाए जाते हैं। चूरू का भालेरी गांव इसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। देशनोक, बीकानेर और ओसिया में पाए जाते हैं ये बरखान बालू का स्तूप। उसके बाद अगला हमने पढ़ा कि बरखान के विपरीत निर्माण होता है पैराबोलिक बालू का स्तूप का। ये बरखान के बिल्कुल विपरीत बनते हैं। बरखान में जो पवन के सामने वाली ढाल है वो उत्तल होती है, जबकि इनमें पवन के सामने वाली ढाल कैसी होती है? अवतल होती है। बरखान में पवन के विपरीत ढाल अवतल होती है, जबकि इनमें पवन की विपरीत ढाल कैसी होती है? उत्तल होती है। महिलाओं के पिन के आकार का होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? हेयरपिन बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर कोई बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो वो कौन से? पैराबोलिक। ये कहाँ मिलते हैं? तो ये राजस्थान के लगभग सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। उसके बाद एक हमने पढ़ा था सीप। हमने कहा कि जब बरखान का निर्माण होता है उस समय पवन की दिशा में क्या हो जाता है?
परिवर्तन। और जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है और इसकी वजह से किसका निर्माण हो जाता है? सीप का निर्माण हो जाता है। एक हमने कौन सा पढ़ा था? तारानुमा बालू का स्तूप। हमने कहा कि जब बालू का स्तूप की दो या दो से ज्यादा भुजाएं आगे की ओर बढ़ती है तो बालू का स्तूप कौन सा बनता है? तारानुमा। और राजस्थान में तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं सूरतगढ़ और जैसलमेर। और एक हमने पढ़ा था स्क्रब कापीस। हमने कहा था कि जब झाड़ियों के अवरोध के कारण झाड़ियों के पीछे या झाड़ियों के पास में जो बालू के स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्क्रब कापीस कहलाते हैं। और इन्हीं स्क्रब कापीस का छोटा रूप क्या कहलाता है? नेब का कहलाता है। और ये राजस्थान में पाए जाते हैं। पश्चिमी जो जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, उन जिलों में जो स्क्रब कापीस और नेब का ये देखे जाते हैं। ये हमने अलग अलग प्रकार के बालू का स्तूप देखे थे। और इनके साथ ही अपना बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। या अपन कहें जो शुष्क मरुस्थल जिसको हमने दो भागों में बांटा था, एक तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इन दोनों को मिला के हमने कौन सा पढ़ लिया है? जो हमने मरुस्थल को दो भागों में बांटा था, शुष्क और अर्ध शुष्क, उसमें से शुष्क मरुस्थल हमने पढ़ लिया था। कुछ एक और चीजें जो शुष्क मरुस्थल में अपन देखते हैं, एक होता है दोहरे। जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। तो कुछ एक चीजें अपने को और देखनी है, जिसमें एक चीजें दोहरे किसको कहते हैं? तो जो लहरदार बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? दोहरे कहलाते हैं। जो गतिशील बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं? दरियन कहलाते हैं। एक शुष्क मरुस्थल में और चीज पाई जाती है, रण कहते हैं जिसे, या इसे और क्या कहा जाता है? टाट भी कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो लवणीय भूमि या दलदली भूमि है वो क्या कहलाती है? रण कहलाती है। जो शुष्क मरुस्थल हमने पढ़ा है उसके पीछे कुछ एक चीज़ें अपने को ये ध्यान रखनी है। एक तो दोहरे क्या होते हैं? लहरदार बालू का स्तूप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोहरे कहलाते हैं। और गतिशील बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? दरियन कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में लवणीय और दलदली भूमि क्या कहलाती है? रण या फिर टाट। ज़्यादा राजस्थान में जो प्रसिद्ध रण है वो कौन कौन से हैं? एक तो थोप का रण है जो बालोतरा में पड़ता है, एक बाप का रण है जो कहाँ पड़ता है? फलोदी में, एक बागरी का रण है जो पोकरण में पड़ता है, एक ताल चापर रण है जो चुरू में पड़ता है। ये राजस्थान के प्रसिद्ध रण है या फिर प्रसिद्ध टाट है। तो तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो दोहरे क्या होता है? लहरदार बालू का स्तूप दोहरे कहलाते हैं। गतिशील बालू का स्तूप दरियन कहलाते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में लवणीय तथा दलदली भूमि क्या कहलाती है? रण या फिर टाट। राजस्थान के ज्यादा प्रसिद्ध रण कौन कौन से? थोप का रण जो कि कौन से जिले में? बालोतरा में। बाप का रण जो कि कहाँ है? फलोदी में। बाकरी का रण पोकरण में या जैसलमेर में। ताल चापर का रण चुरू में। इस प्रकार से अपना जो शुष्क मरुस्थल है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट। लिखिए ये सबसे पहले लिखिए दोहरे, और उसके आगे डैश करके ये सीधी वन वर्डिंग लिखनी है। लहरदार बालू का स्तूप दोहरे कहलाते हैं। लहरदार बालू का स्तूप दोहरे कहलाते हैं। उसके बाद लिखना है दरियन। दरियन। इसमें लिखना है गतिशील बालू का स्तूप जो है वो दरियन कहलाते हैं। गतिशील बालू का स्तूप दरियन कहलाते हैं। उसके बाद लिखिए रण या टाट। उसके बाद लिखिए रण। इसमें लिखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में
मरुस्थलीय क्षेत्रों में लवणीय तथा दलदली भूमि, मरुस्थलीय क्षेत्रों में लवणीय तथा दलदली भूमि रण या टाट कहलाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दलदली भूमि, लवणीय तथा दलदली भूमि रण या टाट कहलाती है। नीचे वाली लाइन में लिखना राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध रण, राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध रण, और आगे डैश करके लिखना राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध रण, आगे डैश करके लिखिएगा थोब, कोष्टक में लिखना बालोतरा, थोब, बालोतरा, बाप, कोष्टक में लिखना फड़ोदी, भाकरी, कोष्टक में लिखना पोकरण, और ताल चापर, कोष्टक में लिखना चुरू। ये राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध रण है, लिख लीजिए। आगे चले। उसके बाद अपना जो दूसरा मरुस्थल का भाग है, जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा था हमने, एक तो शुष्क प्रदेश और दूसरा अशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश हमने पूरा पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश को वापस हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। एक हमने लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। उसमें से सबसे पहले अपन देखते हैं लूणी बेसिन। जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उस अर्ध शुष्क मरुस्थल में पहला जो भाग है वो कौन सा है? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन नाम से दिख रहा है, जो लूणी नदी का बेसिन है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। जो लूणी बेसिन है इसको और क्या कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो बोली है गोडवाड़ी, वो बोली बोली जाती है, इसलिए इसको गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा भाग आता है या कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो जहां से लूणी नदी आती है, नागौर का कुछ भाग इसमें शामिल है। लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी ब्यावर, पाली, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर ये क्षेत्र आता है। ये जो लूणी बेसिन है, हाँ सिरोही नहीं आता सर। इसका जो दक्षिणी भाग है, सिरोही हमने सबसे शुरू में क्लियर किया था कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपने संभाग का एक जिला नहीं है, और वो कौन सा है? सिरोही। अब अपन वही भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं जिसमें सिरोही नहीं है, तो यहाँ सिरोही नहीं आएगा, ध्यान रखिए। ये बात हमने सबसे पहले क्लियर की थी। ये जो लूणी बेसिन है, इसका दक्षिणी भाग जो है वो नेहड़ कहलाता है। इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? नेहड़ कहलाता है। इस लूणी बेसिन में ज्यादातर जो पादप पाए जाते हैं वो कौन से मिलते हैं? लवणीय पादप पाए जाते हैं। तो ये कुछ 1-2-3 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो पहला भाग है वो कौन सा है? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन को और क्या कहा जाता है? गोडवाड़ बेसिन, बोली के कारण, क्योंकि इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी, आपने पढ़ रखा होगा। लूणी बेसिन कौन कौन से जिले इसमें शामिल है या कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है? दक्षिणी पश्चिमी ब्यावर, पाली, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर ये क्षेत्र इस बेसिन के अंतर्गत आता है। लूणी बेसिन का जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाता है? नेहड़ कहलाता है या नेहड़ का रण कहलाता है। लूणी बेसिन में पादप कौन से पाए जाते हैं? लवणीय पादप पाए जाते हैं। दूसरा जो अपना है वो कौन सा है? अर्ध शुष्क प्रदेश का दूसरा जो भाग है वो है नागौर उच्च भूमि। इसमें मुख्य रूप से जो जिले शामिल है वो है नागौर,
जो नागौर उच्च भूमि है, इस नागौर उच्च भूमि में जो मुख्य रूप से क्षेत्र शामिल है वो कौन से जिले के? नागौर के, डीडवाना, किचामन के, और पश्चिमी भाग का केवल कुछ भाग आता है कौन से जिले का? अजमेर का। इस नागौर उच्च भूमि की दो विशेषताएं, एक तो यहां पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है? खारे पानी की झीलें पाई जाती है। जैसे कौन कौन सी? सांबर है इस क्षेत्र में, डीडवाना है इस क्षेत्र में, कुचामन झील है इस क्षेत्र में, और भी बहुत सारी है। तो नागौर उच्च भूमि, इसका क्षेत्र है नागौर, डीडवाना, कुचामन और आंशिक रूप से कौन से जिले में? अजमेर में। इस प्रदेश की या इस बेसिन की विशेषता एक तो क्या है, यहां पर पाई जाती है खारे पानी की झीलें, जैसे कि सांबर, डीडवाना, और दूसरी विशेषता यहां पर पाई जाती है कि कुबड़ पट्टी पाई जाती है, या जिसे क्या कहा जाता है? बांका बेल्ट भी कहा जाता है, या बांका पट्टी भी कहा जाता है, या इसको हॉन्च बेल्ट भी कहा जाता है। ये भी इसी बेसिन में पाई जाती है, नागौर से अजमेर के बीच में। ये जो कुबड़ पट्टी है कहाँ स्थित है? नागौर से अजमेर के बीच में स्थित एक पट्टी है, जहां पर जमीन के अंदर फ्लोराइड की मात्रा क्या है? ज्यादा है। जिसके कारण हड्डियों में कुबापन जैसे रोग यहां पर अधिक देखे जाते हैं। इसलिए इसको कुबड़ पट्टी या बांका बेल्ट या बांका पट्टी भी कहा जाता है। ये दो विशेषताएं अपने को ध्यान रखनी है। कौन से बेसिन में? नागौर उच्च भूमि में। नागौर उच्च भूमि में एक तो ये ध्यान रखना है कि ये नागौर, डीडवाना, कुचामन और कुछ भाग इसमें शामिल है अजमेर का। इस बेसिन की दो विशेषताएं, एक तो क्या है? खारे पानी की झीलें पाई जाती है, या जैसे सांबर, डीडवाना और कुचामन। दूसरा यहाँ पर क्या पाई जाती है? कुबड़ पट्टी पाई जाती है, या फिर जिसे क्या कहा जाता है? ये स्थित है नागौर से अजमेर के बीच। यहाँ पर जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ के लोगों में जो हड्डियों में क्या देखा जाता है? कुबापन देखा जाता है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। ये अपना नागौर उच्च भूमि देखना, ध्यान रखना है। अगला जो अपना भौतिक है वो कौन सा है? शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। इसमें मुख्य जो जिले हैं वो शेखावटी के शामिल है। चूरू, सीकर और झुंझुनू। जो शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र है, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र है, इसमें जो मुख्य क्षेत्र या मुख्य जिले कौन कौन से हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू। इस क्षेत्र की या इस बेसिन की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? मुख्य नदी कौन सी है? कांतली। कांतली एक अंतःप्रवाही नदी है। कैसी नदी है? अंतःप्रवाही। कांतली नदी का जो बेसिन है वो कहलाता है तोरावटी। कांतली नदी का बेसिन क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। और इस तोरावटी में कौन कौन से जिले शामिल है? सीकर और झुंझुनू। इसमें चूरू शामिल नहीं है, क्योंकि ये कांतली नदी है जो झुंझुनू और सीकर में बहती है। इसलिए शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, जिसमें 3 जिले शामिल है शेखावटी के, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इस बेसिन की मुख्य नदी है कांतली। कांतली नदी का बेसिन क्या कहलाता है? तोरावटी। या कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। और तोरावटी प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल है? सीकर और झुंझुनू। ये जो शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पर जो जमीन में चूना पत्थर की चट्टानें अधिक पाई जाती है। यहां पर चूना पत्थर की चट्टानें, भूमि के नीचे चूना पत्थर की चट्टानें अधिक है। और जब चूना पत्थर की चट्टानें अधिक होने के कारण जो जमीन में पानी है वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है,
जो भूमिगत जल है वो ऊपर रहता है, क्योंकि नीचे एक बैरियर है, नीचे एक अवरोध है। इस चूना पत्थर की चट्टानों से नीचे पानी नहीं जा पाता, इसलिए यहाँ पर भूमिगत जल का स्तर ऊंचा है। या अपन कहें भूमिगत जल अधिक है, इस क्षेत्र में भूमिगत जल जो है वो अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? चूना पत्थर की चट्टान है। इसलिए जो पानी जमीन में रिस कर नीचे जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। किसके कारण? चूना पत्थर की चट्टान होने के कारण वो जमीन में ज्यादा नीचे नहीं जाता है। जब वो ज्यादा नीचे नहीं जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर भूमिगत जल क्या है? अधिक है। भूमिगत जल अधिक है, इसलिए यहाँ पर कुएं भी ज्यादा देखे जाते हैं। इस क्षेत्र में कुएं भी क्या है? अधिक है। और शेखावटी क्षेत्र के जो कुएं हैं उनमें कच्चे कुओं को कहा जाता है जोहड़। यहाँ के कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़। और यहां पर निर्मित जो पक्के कुएं हैं वो कहलाते हैं नाड़ा। पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? नाड़ा। शेखावटी क्षेत्र में निर्मित कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? जोहड़। और पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? नाड़ा। यहां पर मानसून के दौरान जो तालाब बनते हैं अस्थायी, जब वर्षा होती है तो पानी इकट्ठा होता है, तो छोटे छोटे तालाब बनते हैं मानसून के दौरान। वो यहाँ पर क्या कहलाते हैं? सर कहलाते हैं। शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, पक्के कुओं को नाड़ा कहा जाता है, और मानसून के दौरान निर्मित अस्थायी तालाबों को क्या कहता है? सर। और यहाँ की जो चारागाह भूमि है उसको क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। जब अपन चंबल पढ़ेंगे तो वहां पर बीहड़ अलग चीज है और बीड़ अलग चीज है। तो बीहड़ तो चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है, उसे कहा जाता है। और बीड़ कहा जाता है शेखावटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को। जो शेखावटी क्षेत्र है वहां पर जो चारागाह भूमि है, जिसे अपन ओरण कहते हैं या वनचर कहते हैं, उस चारागाह भूमि को शेखावटी में क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। इतनी चीजें अपने को कौन से में ध्यान रखनी है? शेखावटी अंतर प्रवास क्षेत्र। कौन से जिले शामिल है? चूरू, सीकर और झुंझुनू। मुख्य नदी इस प्रदेश की कांतली। कांतली का अपवास क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। तोरावटी में कौन से जिले शामिल है? चूरू इसमें शामिल। इस क्षेत्र में चूना पत्थर की चट्टान है, इसकी वजह से यहाँ पर भूमिगत जल, इसलिए यहाँ पर कुएं भी अधिक है। यहाँ पर जो कच्चे कुएं हैं वो क्या कहलाते हैं? जोहड़। पक्के कुएं क्या कहलाते हैं? नाड़ा। यहाँ पर मानसून के दौरान निर्मित अस्थायी तालाब क्या कहलाते हैं? सर कहलाते हैं। और यहाँ की चारागाह भूमि क्या कहलाती है? बीहड़। कोई समस्या है क्या? और चौथा और अपना लास्ट है वो है चौथा प्रदेश या चौथा भौतिक प्रदेश कौन सा है? घग्गर बेसिन। इसमें 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसमें शामिल है घग्गर नदी का अपवास क्षेत्र। जो घग्गर बेसिन है इसमें कौन सी नदी का अपवास क्षेत्र है? घग्गर नदी का। इस क्षेत्र को नाली प्रदेश भी कहा जाता है। ये 1-2 चीजें ध्यान रखनी है। घग्गर बेसिन में गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, ये घग्गर नदी का बेसिन है या घग्गर नदी का अपवास क्षेत्र है। और इस प्रदेश को और क्या कहा जाता है? नाली प्रदेश भी कहा जाता है। ये अपने 4 है अर्ध शुष्क मरुस्थल में। राजस्थान में मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। एक बार रुक जाइए, लिखने का टाइम आपको खूब मिलता है, समझने का टाइम कम मिलता है मेरे हिसाब से। तो आप समझने के टाइम लिखने पे ध्यान मत दीजिएगा। राजस्थान में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को हमने वापस 2 भागों में बांट के पढ़ा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। मुक्त में हमने पढ़ा कि ये 41.5% है, यहाँ पर रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। और बालोतरा, पोकरण और फड़ोदी के बीच का जो चट्टानी मरुस्थल है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और चट्टानी या पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। ये हमने मुक्त प्रदेश में पढ़ा।
फिर हमने बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ा, हमने कहा कि 58.5% है यहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूपों का विकास हुआ है। वो अलग अलग प्रकार भी हमने पढ़े। हमने कहा कि मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर होता है तो अनुदैर्य बनता है और जैसलमेर में ज्यादा है। हमने कहा मिट्टी का जमाव जो पवन की दिशा के लंबवत होता है या समकोण पर होता है तो अनुप्रस्थ बनता है और वो बाड़मेर में ज्यादा है। हमने कहा कि जब मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकार में होता है, पवन के सामने वाले ढाल उत्तल होते हैं और पवन के विपरीत ढाल अवतल होते हैं तो बरखान बनता है और ये बरखान भालेरी गांव चुरू में ज्यादा है और इसके अलावा देशनोक और ओसिया में भी पाए जाते हैं। हमने कहा कि बरखान के बिल्कुल विपरीत बनता है कौन सा? पैराबोलिक। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बालू का स्तूप है और राजस्थान के सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। उसके बाद हमने कहा कि जब बरखान की एक भुजा हवा में दिशा में परिवर्तन होने के कारण आगे बढ़ जाती है तो क्या बन जाता है? सीप बन जाता है। हमने कहा कि जब झाड़ियों के अवरोध के कारण छोटे बालू का स्तूपों का निर्माण होता है तो वो कहलाता है स्क्रब कापीस और स्क्रब कापीस का छोटा रूप कहलाता है नेब का। हमने कहा कि जब बालू का स्तूप की 2 या 2 से ज्यादा भुजाएं आगे बढ़ती है तो तारानुमा बालू का स्तूप बनता है और वो सूरतगढ़ और जैसलमेर में ज्यादा पाया जाता है। फिर हमने कहा कि जो लहरदार बालू का स्तूप है वो दोहरे कहलाते हैं, गतिशील बालू का स्तूप दरियन कहलाते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों की लवणीय या दलदली भूमि क्या कहलाती है? रण या फिर टाट कहलाती है। और राजस्थान में प्रसिद्ध रण है थोप का रण, बाप का रण, तालचापर का रण और भाकरी का रण। फिर हमने शुरू किया राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का भाग है वो है अर्धशुष्क मरुस्थल। हमने कहा कि अर्धशुष्क मरुस्थल को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है लूणी बेसिन, दूसरा है नागौर उच्च भूमि, तीसरा है शेखावटी अंतरप्रवाह क्षेत्र और चौथा है घग्गर भूमि। सबसे पहले शुरू किया हमने लूणी बेसिन। कुछ एक बातें ध्यान रखनी है कि लूणी बेसिन को और क्या कहा जाता है? गोडवाड़ बेसिन। इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल है? तो जहां से लूणी नदी बहती है मुख्य रूप से वो जिले हैं जैसे ब्यावर इसमें शामिल है, पाली इसमें शामिल है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बालोतरा और जालोर है। ये क्षेत्र इस बेसिन में शामिल किए जाते हैं। और लूणी नदी का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? नेहड़ या नेहड़ का रण कहा जाता है। और इस बेसिन में कौन से पादप पाए जाते हैं? लवणीय पादप। दूसरा हमने कहा कि नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो हमने क्षेत्र ध्यान रखनी है कि नागौर उच्च भूमि में नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर का कुछ भाग शामिल है। उसके बाद इसकी विशेषताएं 2 है। एक तो इसमें लवणीय पादप पाए जाते हैं, खारे पानी की झीलें पाई जाती है जैसे सांबर, डीडवाना और कुचामन। दूसरा हमने कहा कि इसमें कुबड़ पट्टी पाई जाती है या बांका पट्टी पाई जाती है नागौर से अजमेर के बीच, जहां पर जमीन में फ्लोराइड की मात्रा क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां के लोगों के हड्डियों में क्या देखा गया है? टेढ़ापन या कुबापन देखा गया है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। तीसरा हमने पढ़ा शेखावटी अंतरप्रवाह क्षेत्र। हमने कहा कि इसमें शेखावटी के 3 जिले शामिल है, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इस बेसिन की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली। और कांतली नदी का जो अपवास क्षेत्र है वो तोरावटी कहलाता है और तोरावटी प्रदेश में सीकर और झुंझुनू शामिल है, चूरू शामिल नहीं है। इस प्रदेश में या अपन कहें शेखावटी अंतरप्रवाह क्षेत्र में जमीन के नीचे कौन सी चट्टान है? चूना पत्थर की चट्टान है। चूना पत्थर की चट्टानें अधिक होने के कारण यहाँ पर भूमिगत जल का स्तर क्या है? अधिक है। भूमिगत जल का स्तर अधिक है, इसकी वजह से यहाँ पर कुएं भी ज्यादा है और यहाँ पर पाए जाने वाले कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं और पक्के कुओं को क्या कहते हैं? नाड़ा कहते हैं। और मानसून के दौरान बारिश से जो अस्थायी तालाब बनते हैं उनको कहते हैं सर। और यहाँ की चारागाह भूमि क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। और चौथा भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा कि घग्गर बेसिन। हमने कहा कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का अपवास क्षेत्र है ये और इसको नाली प्रदेश भी कहा जाता है। कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो ये हमने अब तक उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो हमारा लगभग पूरा हो जाता है। लिखिए अर्धशुष्क मरुस्थल में पहला लूणी बेसिन। लूणी बेसिन में सबसे पहले लिखिए क्षेत्र। लूणी बेसिन लिख के आगे लिखिए क्षेत्र और क्षेत्र के आगे जिलों के नाम लिखिए। दक्षिण पश्चिम ब्यावर, पाली, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर। सबसे पहले लिखिए क्षेत्र। क्षेत्र में लिखिए दक्षिण पश्चिम ब्यावर, पाली, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर। लिख लिया ये। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए इसे गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। इसे गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। नीचे वाली लाइन में लिखिए इस बेसिन का दक्षिणी भाग, इस बेसिन का दक्षिणी भाग नेहड़ कहलाता है। इस बेसिन का दक्षिणी भाग नेहड़ कहलाता है। नीचे वाली लाइन में लिखिए इस क्षेत्र में लवणीय पादप पाए जाते हैं।
इस क्षेत्र में लवणीय पादप पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा लिखिए नागौर उच्च भूमि। दूसरा लिखिए नागौर उच्च भूमि। इसमें क्षेत्र लिखिए सबसे पहले, और क्षेत्र के आगे डैश करके लिए नागौर, डीडवाना, कोचामन और आंशिक अजमेर। नागौर, डीडवाना, कोचामन और आंशिक अजमेर। उसके बाद लिखिए अगली लाइन में, इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है। जैसे जैसे डैश करके लिख लेना सांबर, डीडवाना और कोचामन। जैसे सांबर, डीडवाना और कोचामन। और नीचे वाली लाइन में लिखिए कुबड़ पट्टी। इसे नीचे वाली लाइन में लिखिए कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉन्च बेल्ट। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉन्च बेल्ट। इसके आगे डैश करके लिखिए नागौर से अजमेर के बीच का क्षेत्र, या नागौर से अजमेर के बीच, नागौर से अजमेर के बीच स्थित एक पट्टी। नागौर से अजमेर के बीच स्थित एक पट्टी जहां भूमिगत जल में, नागौर से अजमेर के बीच स्थित एक पट्टी जहां भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा, जहां भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, जहां भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण हड्डियों में टेढ़ापन जैसे रोग, हड्डियों में टेढ़ापन जैसे रोग, हड्डियों में टेढ़ापन जैसे रोग अधिक देखने को मिलते हैं, अधिक देखने को मिलते हैं। उसके बाद लिखिए तीसरा शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। तीसरा लिखिए शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। इसमें सबसे पहले लिखिए क्षेत्र, और क्षेत्र में लिखिए चूरू, सीकर और झुंझुनू। सबसे पहले लिखिए क्षेत्र, चूरू, सीकर और झुंझुनू। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए इस प्रदेश की मुख्य नदी कांतली है। इस प्रदेश की मुख्य नदी कांतली है। नीचे वाली लाइन में लिखिए कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है, या तोरावटी प्रदेश कहलाता है। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहा जाता है या कहलाता है। नीचे वाली लाइन में लिखिए तोरावटी प्रदेश में सीकर तथा झुंझुनू शामिल है। तोरावटी प्रदेश में सीकर तथा झुंझुनू शामिल है। लिख लिया यहाँ तक।
उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखिए इस बेसिन में चूना पत्थर की चट्टानें, इस बेसिन में चूना पत्थर की चट्टानें अधिक होने के कारण, इस बेसिन में चूना पत्थर की चट्टानें अधिक होने के कारण भूमिगत जल इस क्षेत्र में चूना पत्थर की चट्टानें अधिक होने के कारण भूमिगत जल का स्तर ऊंचा रहता है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर की चट्टानें अधिक होने के कारण भूमिगत जल का स्तर ऊंचा रहता है। नीचे वाली लाइन में लिखिए अतः यहाँ कुएं अधिक मात्रा में मिलते हैं। अतः यहाँ कुएं अधिक मात्रा में मिलते हैं। नीचे वाली लाइन में लिखिए शेखावटी क्षेत्र में, फिर आगे डैश करके लिखते जाइए, कच्चे कुएं, जोहड़, पक्के कुएं, नाड़ा और मानसून के दौरान निर्मित अस्थायी तालाब, सर और चारागाह भूमि बीड़ कहलाती है। ये बोर्ड पे जो चारों लिखे हुए ये लिख लीजिए शेखावटी क्षेत्र में। लिख लिया ये? चलें आगे। चौथा लिखिए घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन और क्षेत्र लिख लेना श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। घग्गर बेसिन, क्षेत्र लिखना श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़। अगली लाइन में लिखना इसमें घग्गर नदी का अपवास क्षेत्र आता है। इसमें घग्गर नदी का अपवास क्षेत्र शामिल है। अगली लाइन में लिखना इसे नाली प्रदेश भी कहा जाता है। इसे नाली प्रदेश भी कहा जाता है। लिख लिया है? तो ये अपने घग्गर बेसिन में दो एक बातें ध्यान रखनी, एक तो गंगानगर और हनुमानगढ़ इसमें शामिल है और एक ध्यान रखना है इसको नाली प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपना जो शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला जो भाग है वो पूरा होता है। उसके बाद कुछ एक चीज़ें अपने को अलग से ध्यान रखनी है, जैसे एक है बालसन। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच की जो निम्न भूमि है उसको क्या कहा जाता है? बालसन। एक तो अपने को ध्यान रखना है बालसन क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है या फिर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई जो भूमि है
वो क्या कहलाती है? बालसन कहलाती है। और अपने को ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि सांबर झील बालसन का उदाहरण है। जो सांबर झील है वो किसका उदाहरण है? बालसन का। ये एक दो बार पेपरों में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बालसन का उदाहरण है। ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र नहीं है, मतलब सांबर झील एक चारों तरफ बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो चारों मरुस्थलीय क्षेत्र में चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बालसन कहलाता है। और राजस्थान में जो सांबर झील बड़ा एक लैंडमार्क है जो किसका उदाहरण है? बालसन का उदाहरण है। तो ये ध्यान रखना है एक तो। एक अपने को ध्यान रखनी है लाठी सीरीज। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में स्थित एक पट्टी है जहाँ पर भूमिगत जल अधिक है। सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष माना जाता है और वहाँ पर जो है गोडाउन पक्षी भी पाए जाते हैं और सेवन घास पाई जाती है। वो क्षेत्र कौन सा है? लाठी सीरीज। तो ये अपने को एक ध्यान में रखना है। तो एक अपने को ध्यान रखनी है कौन सी सीरीज? लाठी सीरीज। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में स्थित 60 किलोमीटर की एक पट्टी, या अपन कहें इस पट्टी की जगह अपन क्या कहें? जल पट्टी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पोखरण से मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर की एक जल पट्टी जहाँ पर भूमिगत जल जो है वो अधिक मात्रा में। भूमिगत जल ये अधिक मात्रा में इसलिए इसको क्या माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन समय की सरस्वती नदी है वो यहाँ से बहती होगी, इसलिए यहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो इसको सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष भी माना जाता है। यहाँ पर एक घास पाई जाती है, कौन सी? सेवन घास। यहाँ पर एक पक्षी मिलता है, कौन सा? इतना अपने को किस में ध्यान रखना है? एक अपने को ध्यान रखना है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकल एक गांव है जैसलमेर का। वुड मतलब वहां पर लकड़ी के, फॉसिल मतलब जीवाश्म, जो पुराने अवशेष होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जीवाश्म। तो यहां पर लकड़ी के पुराने जीवाश्म मिले। किसके? लकड़ी के। लकड़ी के प्राचीन जीवाश्म कहाँ मिले? आकल गांव में। ये आकल गांव स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। हालांकि राष्ट्रीय मरु उद्यान तो बाड़मेर जैसलमेर दोनों जिलों में, लेकिन ये आकल गांव जो है वो कौन से जिले में? ये लकड़ी के जो जीवाश्म है ऐसा माना जाता है कि ये कौन से काल के हैं? जुरासिक काल के लकड़ी के अवशेष मिले हैं। कौन से गांव में? आकल में, जो कि कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी कौन से जिले में? जैसलमेर में। तो ये ध्यान रखना है। एक आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय मरु उद्यान ऑप्शन में हो तो अपने को ये भी क्लिक करना है कि आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और जिलों में बात करें तो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। यहाँ पर क्या मिले? लकड़ी के प्राचीन जीवाश्म। कितने पुराने? जुरासिक काल के। कौन से काल के? कहाँ मिले ये? आकल में।
एक अपने को ध्यान रखना है, बाप बोल्डर क्ले। बाप जगह पड़ती है फड़ौदी में, कहाँ पड़ती है? फड़ौदी में। और बोल्डर कहा जाता है हिमानियों के द्वारा निर्मित अवशेष। हिमानी मतलब जो बर्फ का पहाड़, अगर अपन साधारण भाषा में कहें, जैसे अपन हिमनद कहते हैं, हिमानी कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, या फिर साधारण शब्दों में कहें बर्फ के पहाड़, उनके द्वारा निर्मित एक स्थला करती है, वो क्या कहलाती है? बोल्डर। उस बोल्डर के अवशेष कहाँ से मिले? बाप से। कहाँ से मिले? और ये कौन से काल के हैं? कौन से काल के? परमो कार्बोनिफेरस काल के, मतलब बहुत पुराने अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले? बाप फड़ौदी से। किसके अवशेष हैं ये? बोल्डर के हैं। बोल्डर का निर्माण किससे होता है? हिमानी के द्वारा। तो ये कुछ एक चीज़ें अपने को एक्स्ट्रा और ध्यान रखनी है कि राजस्थान में बाप जो जगह एक फड़ौदी में, वहाँ पर हिमानी द्वारा निर्मित एक स्थला करती जिसे बोल्डर कहा जाता है, उसके अवशेष मिले, और वो भी कौन से काल के? परमो कार्बोनिफेरस काल के अवशेष मिले। और लकड़ी के जो पुराने अवशेष मिले हैं वो आकल गांव से मिले हैं, जो कि जैसलमेर में स्थित है, और वो जुरासिक काल के मिले हैं। और एक अपने को लाठी सीरीज के बारे में ध्यान रखना है कि जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में स्थित 60 किलोमीटर की एक जल पट्टी है, जहाँ पर भूमिगत जल अधिक पाया जाता है, और उसे सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष माना जाता है। वहाँ पर सेवन घास देखने को मिलती है, और गोडावण पक्षी भी वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें अपने को एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हिमानी जो है वो अपने आसपास भी देखने को नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जब 33 सागर हुआ करता था, जैसे निर्माण हुआ है अपने मरुस्थल का 33 सागर से, तो उस समय के ये अवशेष है या उतने पुराने, ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ पर 33 सागर हुआ होगा। अपने यहाँ पर पाई जाने वाली जो खारे पानी की झीलें हैं वो भी इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है खारे पानी की झीलें। तो अपने को जो अर्धशुष्क मरुस्थल हमने पूरा पढ़ा है, उसके बाद कुछ एक चीज़ें और ध्यान रखनी है। जैसे बालसन, तो हमने कहा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी हुई जो भूमि है वो क्या कहलाती है? बालसन। और राजस्थान में बालसन का बड़ा उदाहरण है वो क्या है? सांबर झील। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखना। एक लाठी सीरीज किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर की क्या एक जल पट्टी है, जहाँ पर भूमिगत जल क्या है? अधिक है। इसकी वजह से इसको क्या माना जाता है? सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। यहाँ पर कौन सी घास मिलती है? सेवण। और कौन सा पक्षी पाया जाता है? गोडावण। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गांव है, कौन सा? आकल है। यहाँ से अवशेष मिले हैं किसके? लकड़ी के। कौन से काल के? राजस्थान के फड़ौदी में एक गांव है, कौन सा? बाप। यहाँ से अवशेष मिले हैं किसके? बोल्डर के। बोल्डर किससे निर्मित होता है? हिमानी से। और ये अवशेष कौन से काल के? परमो कार्बोनिफेरस काल के अवशेष है। हिमानी द्वारा निर्मित, जैसे नदियों के द्वारा झरने बनते हैं, जलप्रपात बनते हैं, उसी प्रकार हिमानी की कुछ स्थला करते हैं। अब इसमें बहुत सारी स्थला करते हैं हिमानी द्वारा, जैसे सर्क बनता है, टॉर्न झील बनती है। ये अपन भौतिक भूगोल का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब जैसे ऐसे तो अब ये काल वाला जो टॉपिक है ये भी अपने आप में 4 घंटों का एक टॉपिक है, जिसमें पूरे अपन काल देखते हैं कि कौन सा। लेकिन अपने काम का केवल याद रखना है कि बाप बोल्डर क्ले परमो कार्बोनिफेरस काल का है। अपने को इतना याद रखना है कि लकड़ी के जो अवशेष है वो कौन से काल के? जुरासिक। अपने सिलेबस में इतना है नहीं कि हम पूरा काल पढ़े, इसलिए अपन यहाँ केवल ये ध्यान रखते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें आती है कि भाई उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो निर्माण है वो टर्सरी और प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। अपन केवल इतना याद करते हैं, बाकी पढ़ने को ये सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती है। पूरा काल का एक सीरीज है, वो पूरी एक जियोग्राफिक टाइम स्केल कहा जाता है उसको, और 3-4 घंटे की वो पूरा एक टॉपिक है। लेकिन अपने वो इतना काम का नहीं है। इसी प्रकार ये जो स्थला कृतियाँ हैं अलग अलग अपर्दन कारकों के द्वारा, जैसे नदी के द्वारा स्थला कृतियों का निर्माण होता है। जैसे नदी के द्वारा अपर्दन से झरना बनाया जाता है, नदी के द्वारा निक्षेपण के द्वारा तटबंध बनाए जाते हैं, लेगून झीलें बनाई जाती है, टोम्बोलो बनाए जाती है। ये जो बीच अपन कहते हैं समुद्र तट, वो महासागरीय जल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो नदी जल है, इसके द्वारा आकृतियों का निर्माण होता है। महासागरीय जल है, इसके द्वारा आकृतियों का निर्माण होता है। जो भूमिगत जल है अंदर वाला, इसके द्वारा भी अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। जो वायु है, पवन, इसके द्वारा आकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें से एक अपन पढ़ रहे हैं बालू का स्तूप, वो पवन के द्वारा बनाई जाती है। इसी प्रकार हिमानियों के द्वारा भी अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। उन अलग अलग स्थलाकृतियों में से एक आकृति है बोल्डर। अब ये जो आकृतियाँ हैं इसको अपन अगर 10 घंटे पढ़े तो भी कम है, क्योंकि बहुत सारी आकृतियों का निर्माण सबके द्वारा किया जाता है। अपने केवल ये एक शब्द आता है कि भाई बोल्डर के अवशेष मिलते हैं बाप से, इसलिए केवल अपन इतना ध्यान रखते हैं कि बोल्डर जो है एक हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है।
और ये अपने राजस्थान में इसके अवशेष मिलते हैं बाप से। इतना डीप अपन इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि अपने काम का बिल्कुल भी नहीं है, अपने काम का केवल इतनी चीज है। लिखिए बालसन। बालसन में लिखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में चारों तरफ मरुस्थलीय क्षेत्र में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई निम्न भूमि, मरुस्थलीय क्षेत्र में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई निम्न भूमि बालसन कहलाती है। निम्न भूमि बालसन कहलाती है। और नीचे वाली लाइन में लिखना सांबर झील बालसन का उदाहरण है। सांबर झील बालसन का उदाहरण है। उसके बाद लिखिए लाठी सीरीज। लिखिए लाठी सीरीज। इसमें लिखिए जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच स्थित जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच स्थित 60 किलोमीटर की एक जलपट्टी 60 किलोमीटर की एक जलपट्टी जिसे सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष माना जाता है। जिसे सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष माना जाता है। नीचे वाली लाइन में लिखिए इस क्षेत्र में सेवन घास तथा गोडावण पक्षी इस क्षेत्र में सेवन घास तथा गोडावण पक्षी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सेवन घास तथा गोडावण पट्टी पाए जाते हैं। बीच में एक बार जैसलमेर में वो खबरों में खूब रहा था, पानी लगातार निकल रहा था, वो इसी क्षेत्र में काफ़ी अखबारों में चर्चा में रहा था। 15-20 दिन तक लगातार पानी निकल ही रहा था, वो इसी लाठी सीरीज में। अगला लिखिए आकलवुड फॉसिल पार्क। इसमें लिखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित आकल गांव राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित आकल गांव जहां से लकड़ी के जुरासिक कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जहां से लकड़ी के जुरासिक कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। लिख लिया। अब ये कई बार लकड़ी के अवशेष नहीं लिखा मिलेगा, और क्या लिखा मिलेगा? कास्ट जीवाश्म लिखा है तो भी वही बात है। कास्ट का मतलब लकड़ी और जीवाश्म मतलब इसके पुराने अवशेष। अगला लिखिए बाप बोल्डर क्ले। अगला लिखिए बाप बोल्डर क्ले। लिखिए
फलोदी जिले के बाप से फलोदी जिले के बाप से हिमानी निर्मित बोल्डर क्ले के फलोदी जिले के बाप से हिमानी निर्मित फलोदी जिले के बाप से हिमानी निर्मित बोल्डर क्ले के परमो कार्बोनिफेरस काल के फलोदी जिले के बाप से हिमानी निर्मित बोल्डर क्ले के परमो कार्बोनिफेरस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। परमो कार्बोनिफेरस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देख लिया ये, परमो कार्बोनिफेरस काल के अवशेष प्राप्त हुए। फलोदी जिले के बाप से हिमानी निर्मित बोल्डर क्ले के परमो कार्बोनिफेरस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लिख लिया ये, आगे बढ़े अब। तो ये अपने जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो हो जाता है पूरा। जितनी चीज़ें अपने को पढ़नी थी, पहला भौतिक प्रदेश जो है उसमें हमने सारी पढ़ ली है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसको समवर्षा रेखा के द्वारा दो भागों में हमने बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क को वापस दो भागों में बांट के पढ़ा, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप मुक्त में हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं, हमने कहा 41.5% होता है मरुस्थल, यहाँ पर बालू के स्तूप नहीं पाए जाते हैं। और बालोतरा पोखरण और फलोदी के बीच का चट्टानी मरुस्थल इसमें शामिल है और पथरीला मरुस्थल हमादा कहलाता है। ये चार चीज़ें अपने उसमें देखी है। बालू के स्तूप युक्त वाले में हमने कुछ बालू के स्तूपों के प्रकार देखे, वो इंपॉर्टेंट है। ये शुष्क मरुस्थल का 58.5% है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेत के टीलों का या बालू का स्तूपों का विकास हुआ है। वो अलग अलग प्रकार हमने जो पढ़े हैं वो ध्यान रखने, और कौन सा प्रकार कहाँ ज़्यादा पाया जाता है ये भी अपने को ध्यान में रखना है। उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बरखान। कौन सा है? जितने भी प्रकार हमने पढ़े हैं उसमें अगर कोई एक बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना है तो वो कौन सा है? बरखान पढ़ना है। बाकी वैसे उनमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। अगर मिट्टी का जमाव पवन की दिशा के समानांतर हो तो अनुदैर्घ्य है, जैसलमेर में मिलते हैं। समकोण पर या लंबवत हो तो अनुप्रस्थ है और बाड़मेर में मिलते हैं। अर्धचंद्राकार हो तो वो बरखान है, और बरखान सबसे ज़्यादा मिलते हैं शेखावटी के चुरू के बालेरी गाँव में। ये ध्यान रखना है। बरखान में जो ढाल है वो भी अपने को ध्यान रखना है कि पवन के सामने वाले ढाल उत्तल है और पवन के विपरीत ढाल है वो अवतल है। पैराबोलिक में कुछ है नहीं, बरखान का बिल्कुल विपरीत है। सीप में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बरखान में हवा की दिशा परिवर्तित होती है तो एक भुजा आगे बढ़ जाती है और वो सीप कहलाता है। तारानुमा वाला ये ध्यान रखना है कि तारानुमा मरुस्थल राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है। सूरतगढ़ और जैसलमेर जिले में तारानुमा मरुस्थल या तारानुमा बालू का स्तूप ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान में बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा मिलते हैं जैसलमेर जिले में, और सभी प्रकार के मिलते हैं जोधपुर जिले में। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इन सभी बालू का स्तूपों में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? पैराबोलिक। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा देता है? बरखान देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गतिशील कौन सा है? बरखान है। ये ध्यान रखना है। लहरदार बालू का स्तूप दोहरे कहलाते हैं और गतिशील बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? दरियान। मरुस्थलीय क्षेत्रों में लवणीय और दलदली भूमि क्या कहलाती है? रण कहलाती है। राजस्थान में कुछ रण है, जैसे थोप का रण है, बाप का रण है, भाकरी का रण है और ताल चापर का रण है। उसके बाद हमने अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ा। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में हमने 4 भागों में बांटा है, वो याद रखना है, क्योंकि कई बार सवाल ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग नहीं है। उसमें जैसे लूणी बेसिन दिया है, घग्गर बेसिन दिया और एक डालेगा बनास बेसिन, तो बनास बेसिन इसका हिस्सा नहीं है। ये ध्यान रखना कि इसके 4 भाग है। लूणी बेसिन है, नागौर उच्च भूमि है, शेखावटी अंतर्प्रवाह क्षेत्र है और घग्गर बेसिन है। ये चारों भाग ध्यान रखने। और चारों के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक दो दो विशेषताएं। जैसे हमने लूणी बेसिन पढ़ा है तो उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो गोडवाड़ बेसिन कहते हैं, दक्षिणी भाग को नेहड़ कहते हैं, लवणीय पादप पाए जाते हैं, और इसका क्षेत्र ध्यान रखना है लूणी नदी वाला। जब अपन नदी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो क्षेत्र अपने आप याद हो जाएगा। दूसरा नागौर उच्च भूमि पढ़ा, तो क्षेत्र में नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर। 2 बातें ध्यान रखनी, एक तो खारे पानी की झीलें पाई जाती है, दूसरी कुबड़ पट्टी पाई जाती है। ये अपने को नागौर उच्च भूमि में ध्यान रखना है। तीसरा हमने शेखावटी अंतर्प्रवाह क्षेत्र पढ़ा, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है क्षेत्र तो शेखावटी वाला अपने आप पता चल जाता है। अपने को ध्यान रखना है कि मुख्य नदी कौन सी है? कांतली। कांतली का अपवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावटी, और तोरावटी में आते हैं सीकर और झुंझुनू। चुरू इसमें शामिल नहीं है।
फिर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चूना पत्थर अधिक पाया जाता है, ये ध्यान रखना इतना जरूरी नहीं है कि भाई चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर ज्यादा है, इसकी वजह से भूमिगत जल ऊंचा है, इसकी वजह से कुएं ज्यादा है। ये सीरीज है जिससे अपने को ये चीजें याद रहेगी। कुएं ज्यादा है इसलिए अपन पढ़ते हैं कि यहाँ के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं, पक्के कुएं नाड़ा कहलाते हैं, अस्थायी तालाब सर कहलाते हैं, और चारागाह बीड़ कहलाते हैं। वो 4 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने। उसके बाद हमने पढ़ा घग्गर बेसिन, क्षेत्र अपने को पता ही है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको नाली प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद ये जो 3-4 चीजें लास्ट में पढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जैसे बालसन, बालसन क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहाड़ों से घिरी हुई जो नीची भूमि, वो क्या कहलाती है? बालसन। और राजस्थान में बालसन का उदाहरण है सांबर। कम से कम 10 बार ये सवाल पूछा गया है। अगला हमने पढ़ा है लाठी सीरीज, तो वो ध्यान रखना है कि जैसलमेर जिले में स्थित है, पोकरण और मोहनगढ़ के बीच में एक भूमिगत जल पट्टी है जहां पर पानी ज्यादा है। इसकी वजह से इसको सरस्वती नदी का भूगर्भिक अवशेष भी माना जाता है। यहाँ पर सेवन घास मिलती है और यहाँ पर गोडावण पक्षी भी मिलता है। गोडावण पक्षियों की शरणस्थली भी कहा जाता है उसको। उसके बाद हमने अगला पढ़ा था आकलवुड फॉसिल पार्क। हमने कहा कि जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान में एक गाँव है आकल, वहाँ से लकड़ी के बहुत पुराने अवशेष मिले हैं, और वो अवशेष कौन से काल के हैं? जुरासिक काल के। और उसके बाद हमने पढ़ा एक बाप बोल्डर क्ले। हमने कहा कि फड़ौदी जिले का एक गांव है, या अपन कहते हैं एक तहसील है या एक ब्लॉक है बाप, वहां से हिमानी द्वारा निर्मित जो एक स्थलाकृति होती है बोल्डर क्ले, इसके अवशेष मिले, और वो भी कौन से काल के? पर्मो कार्बोनिफेरस काल के। इस प्रकार से अपना जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पहला भौतिक प्रदेश, वो हो जाता है पूरा। यहां तक कोई समस्या है क्या? दूसरा प्रदेश अपने को कौन सा पढ़ना है? देखिए, भौतिक प्रदेश अपना एक बड़ा टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी में, जो अपन पढ़ रहे हैं ये कुछ बड़े टॉपिकों में से एक है। इसमें से भी बड़ी चीजें 2 है। पहला हमने पढ़ लिया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा, और दूसरा थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? अरावली। इसके बाद मैदान वाला छोटा है और दक्षिण पूर्वी पठार वाला बिल्कुल छोटा है। तो अपने को 2 ढंग से पढ़ने हैं। पहला हमने पढ़ लिया और दूसरा अपन अभी शुरू कर रहे हैं, वो है अरावली पर्वतमाला प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरावली पर्वतमाला प्रदेश। देखते हैं एक बार। कुछ एक चीजें अपने को पता है। इस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? जनसंख्या कितनी है? उत्पत्ति किससे हुई है? और एक ध्यान रखना, इसका निर्माण काल। इसका निर्माण कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में। अब एक बार समझने पे ध्यान दीजिएगा, लिखने को तो ये चीज़ें बोर्ड पे वैसे ही पड़ी रहेगी, कभी भी लिख सकते हो, और लिखी हुई तो किताबों में है ही, हर जगह लिखी हुई है। एक बार आप जब पढ़ाया जाता है तब यहाँ पर कान खुले रखिए, हाथों को काम में ना लें। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? जनसंख्या कितनी है? उत्पत्ति किससे हुई है? निर्माण कब हुआ है? यहाँ तक कोई समस्या है? इसके बाद अपन इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, या बेसिक परिचय जो हमने वहां भी देखा था। इस प्रदेश की क्या देखेंगे अपन? विशेषताएं। एक तो ये पर्वतमाला कैसी है? प्राचीनतम। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है कौन सी? अरावली। एक ये पर्वतमाला कैसी है? अवशिष्ट का मतलब ये होता है कि अपर्दन होने के बाद शेष जो बची है उसे अपन कहते हैं अवशिष्ट। इस पर्वतमाला का जितना अपर्दन होना था वो हो चुका है, अब किसी भी प्रकार का अपर्दन नहीं होता है। मतलब अरावली जो है वो पूरी तरीके से अपर्दित है, मतलब इसका जितना अपर्दन होना था वो हो चुका है। हमने जैसे अभी पीछे मैंने बताया था, ये अलग अलग कारक है। ये जो कारक है, नदी है, महासागरीय जल है, भूमिगत जल है या हवा, इनके द्वारा अपर्दन किया जाता है अलग अलग कारकों का। तो अपर्दन के द्वारा जब पीछे जो आकृति बचती है लास्ट में पूरा अपर्दन होने के बाद, उसको क्या कहते हैं? अवशेष। तो अरावली कैसी पर्वतमाला है? मतलब इसका जितना अपर्दन होना था वो हो चुका है, अब इसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। ये कैसी पर्वतमाला है? स्थिर है। अपन देखते हैं कि हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन की घटनाएं होती है, लेकिन यहाँ पर अपन कभी भी नहीं सुनते कि अरावली में कोई पर्वत नीचे गिर गया या कोई भूस्खलन की घटना हो गई। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कैसी है? स्थिर। क्यों है? क्योंकि ये कैसी है?
अवशिष्ट पर्वतमाला। इसका जितना अपर्दन होना था, जितनी लैंडस्लाइडिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब ये लास्ट में बची है, जो हमारे सामने अरावली अभी दिख रही है, ये लास्ट में बची हुई अरावली है। इससे पहले ये और ज़्यादा बड़ी थी, और ज़्यादा विशाल थी। अब ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है जो केवल बची हुई है। तो दो विशेषताएं ध्यान रखनी, एक तो ये कैसी है, प्राचीनतम पर्वतमाला है, दूसरी ये कैसी है, कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला है, इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ये शुरू होती है गुजरात से। कहाँ से शुरू होती है, गुजरात। गुजरात का एक जिला है कौन सा, पालमपुर। पालमपुर जिले की एक जगह है कौन सी, यहां से शुरू होती है कौन सी पर्वतमाला, अरावली। कौन से राज्य से, गुजरात का जिला, और वहां की जगह यहां से लेके कहां तक फैली हुई है, कहां तक फैली हुई है, नई दिल्ली। नई दिल्ली रायसीना हिल्स कह दो या रायसीना पहाड़ियां। तो अरावली पर्वतमाला का कुल विस्तार कितने किलोमीटर है, 692 किलोमीटर। कहां से कहां तक, खेड़ ब्रह्मा से लेकर रायसीना हिल्स तक। ये पर्वतमाला कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, तो गुजरात, और उसके बाद राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और नई दिल्ली में। अरावली पर्वतमाला कुल लंबाई कितनी है, 600, कहां से कहां तक है, खेड़ ब्रह्मा से, राजस्थान में ये शुरू होती है, आबू कह दो या माउंट, राजस्थान में कहां से शुरू होती है ये, माउंट आबू। राजस्थान में फैली हुई है आबू से लेकर, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार है आबू से लेकर खेतड़ी तक, जो कि कितने किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला का कुल विस्तार है खेड़ ब्रह्मा से लेकर, जो कि कितना है, 600। ये शुरू कौन से राज्य से होती है, उसके बाद आती है, उसके बाद जाती है, और उसके बाद जाती है नई दिल्ली। अरावली का विस्तार 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो कि खेड़ ब्रह्मा से लेकर रायसीना हिल्स तक है। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कि आबू से लेकर खेतड़ी तक है। ये सिरोही जिले में और ये झुंझुनू जिले में। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई समस्या है क्या, आगे बढ़े। अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। जब अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था उस समय ये कितनी ऊंची थी, 3000 मीटर। कितनी ऊंची थी, आज कितनी ऊंची है, इसीलिए ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का इतना अपर्दन हो चुका है कि इसकी औसत ऊंचाई पहले 3000 मीटर हुआ करती थी, जो आज कितनी है, 930 मीटर है। इनके द्वारा होता है, पवन के द्वारा, पानी के द्वारा, नदियों के द्वारा, इन्हीं के द्वारा होता है। लोगों के द्वारा अपर्दन नहीं होता है। लोग तो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये घटना कोई 1-2 सैकड़ों सालों की नहीं है, करोड़ों सालों में हुआ है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत, अरबों सालों पुरानी है अरावली। तो ये जो घटना घटी है 3000 मीटर से 930 मीटर पे आई है, ये इसमें अरबों वर्ष लगे हैं तब जाके। इसीलिए अपन कहते हैं कि अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब इसमें अपर्दन नहीं हो रहा है, अब ये एकदम स्थिर है। अब अपने को देखना है कि अरावली पर्वतमाला की तुलना किस किस से की जाती है। तो वाद्य यंत्र में इसकी तुलना की जाती है तानपुरे से। अरावली पर्वतमाला कौन से वाद्य यंत्र के समान है, इसका जो आकार है वो किसके जैसा दिखाई देता है, तानपुरे के जैसा दिखाई देता है। इसलिए अरावली पर्वतमाला की तुलना वाद्य यंत्रों में किससे की जाती है, पर्वतों में इसकी तुलना की जाती है अपलेशियन पर्वत से। उत्तरी अमेरिका में एक पर्वतमाला है
अपलेशियन पर्वतमाला, उसका आकार लगभग किससे मिलता जुलता है? अरावली से। अरावली की तुलना वाद्य यंत्रों में तो किससे की जाती है? तानपुरे से। पर्वतों में किससे की जाती है? और शरीर के अंगों में ऐसा माना जाता है कि ये किसके समान है? कान के समान है। इसका जो आकार है वो किसके जैसा है? कान की तरह है। मतलब ये अगर अपन अरावली का विस्तार अभी और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, कल देखेंगे और ज़्यादा। अभी ये लिख देते हैं इतना। लिखिए अरावली पर्वतमाला प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश। इसमें लिखिए जो चार बोर्ड पे लिखी हुई ये चीज़ें, ये चार उतार लीजिए। लिख लिए? चले आगे। अब इसकी विशेषताएं लिखिए। प्राचीनतम पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वतमाला, और आप कोष्टक में लिख सकते हो स्थिर पर्वतमाला। इनसे रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ढंग से पढ़ें इन चीज़ों को। भौतिक प्रदेश, नदियाँ, अब जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दिखने में ये चीज़ें बहुत सिंपल दिखती है। जब अपन पढ़ते हैं तब अपने को लगता है ये भी आता है वो भी आता है, लेकिन लास्ट में जब चीज़ें एक साथ होगी तो अपने को नहीं पता चलेगा कि कौन सी कहाँ से है। इसलिए पूरी तरीके से एक्टिव रहें क्लास में, और एक्टिव रहने का मतलब है बोर्ड की तरफ एक्टिव रहें, बोलने में नहीं। अपने कानों को खुला रखें, दिमाग को पूरा खुला रखें, मुंह को बिल्कुल भी ना खोलें, हाथों को तभी काम में लें जब आपको लिखने को कहा जाए। इसमें आपका भला है। बाकी आप चाहे बातें करो, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप चाहे बातें कर रहे हो, चाहे आपका ध्यान कहीं और है, मेरा काम यहाँ पढ़ाना है और पैसे लेना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका भला इसी में, अगर आप पैसे दे के यहाँ बैठे हो तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा लीजिए, पढ़िए, इसीलिए आप यहाँ आए हो। तो यहाँ अगर आप बातें करते हो तो मुझे लगता है आपसे मूर्ख कोई नहीं है। और अगर बातें करनी है तो फिर बाहर बैठ के ही करो, गर्मी में क्यों कर रहे हो। कुल लंबाई लिखनी है 692 किलोमीटर। कॉस्टिंग में लिख लेना खेड़ ब्रह्मा से रायसीना हिल्स। कुल लंबाई 692 किलोमीटर, और उसके कॉस्टिंग में चाहो तो लिख लेना खेड़ ब्रह्मा से रायसीना हिल्स। और राजस्थान में लंबाई लिखनी है 550 किलोमीटर, और कॉस्टक में लिखना है आबू से खेतड़ी। राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? आबू से लेकर खेतड़ी तक। आबू सिरोही जिले में और खेतड़ी झुंझुनू जिले में। लिख लिया ये? उसके बाद लिखना है अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा नई दिल्ली में। अरावली इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, और वो 3 राज्य लिखने। अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा नई दिल्ली में। अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा नई दिल्ली में।
लिख लिया, ये आगे बढ़े। औसत ऊंचाई लिख लेना, 930 मीटर। औसत ऊंचाई 930 मीटर। और पास में लिख लेना निर्माण के समय इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 3000 मीटर। अभी अगर पूछा जाए कि इसकी औसत ऊंचाई, तो अपने को 930 करना है। अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। फिर नीचे वाले लाइन में लिखिए, अरावली पर्वतमाला की तुलना अरावली पर्वतमाला की तुलना वाद्य यंत्रों में अरावली पर्वतमाला की तुलना वाद्य यंत्रों में तानपुरे से, अरावली पर्वतमाला की तुलना वाद्य यंत्रों में तानपुरे से, पर्वतों में अपलेशियन पर्वत से। तानपुरा वाद्य यंत्र होता है, लेकिन लिखते लैंग्वेज में ये लिखते हैं कि तानपुरे से, बाकी वाद्य यंत्र का नाम तो तानपुरा ही होता है। अरावली पर्वतमाला की तुलना वाद्य यंत्रों में तानपुरे से, पर्वतों में अपलेशियन पर्वत से, तथा अंगों में कान से या कर्ण से करते हैं या की जाती है। अरावली पर्वतमाला की तुलना वाद्य यंत्रों में तानपुरे से, पर्वतों में अपलेशियन पर्वत से, तथा शरीर के अंगों में कान से की जाती है। लिख लिया ये। अब अपन अरावली का विस्तार से जो अध्ययन है वो कल करेंगे। ओके, थैंक यू।